जंगल के बीच एक ऐसी जंग चल रही थी जिसका नाम बहुत कम लोग जानते थे। ना कोई फ्रंट लाइन, ना कोई क्लियर दुश्मन, सिर्फ अंधेरा, बंदूक की आवाज और एक सवाल, कौन सही है और कौन गलत। ये कहानी है इंडिया के सबसे लंबे और सबसे खतरनाक आंदोलन की। एक ऐसी जंग जो 1967 से शुरू हुई और आज तक अपने निशान छोड़। 1967 वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबारी। यहां एक चिंगारी भड़की। गरीब किसान और आदिवासी लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। उनके सामने थे बड़े जमींदार और एक सिस्टम जो उन्हें दबाता था। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे कुछ कम्युनिस्ट नेता जिन्हें लगता था कि बदलाव सिर्फ बंदूक से। इसी गांव के नाम पर पड़ा नक्सलाइट। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक सोच थी, माओ जेडोंग के पीपल्स वॉर से इंस्पायर्ड, जहां गांव के लोग शहर के सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता तो वो खुद ले लेगा। धीरे धीरे ये आग फैलने लगी। वेस्ट बंगाल से निकलकर बिहार, झारखंड, आंध्र। जंगल के बीच एक नया शब्द पैदा हुआ, रेड कॉरिडोर। एक ऐसा एरिया जहां सरकार का कंट्रोल कम और माओइस्ट्स का कंट्रोल ज्यादा था। माओइस्ट्स ने अपनी एक आर्मी बना ली। नाम था पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये लोग जंगल में रहते थे, हिट एंड रन अटैक्स करते थे। पुलिस, नेता और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सब उनके टारगेट थे। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बंदूक की जंग नहीं थी, ये एक सोच की जंग थी। आदिवासी लोग जो जंगल में रहते थे, उन्हें बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती थी। ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, ना रोड। और जब माइनिंग प्रोजेक्ट्स आई तो उनकी जमीन भी छिन गई। माओइस्ट्स ने इसी दर्द को अपना वेपन बना लिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। कई जगह उन्होंने अपनी सरकार बना ली, अपने कानून, अपने रूल्स। लेकिन सच इतना सीधा नहीं था। जहां एक तरफ वो गरीबों के लिए लड़ने की बात करते थे, वहीं दूसरी तरफ वो लोगों को डराते भी थे, अपने फैसले जबरदस्ती मनवाते थे। कई बार गांव वालों को मजबूर किया जाता था उनके साथ जुड़ने के लिए। सालों तक ये जंग छुपकर चलती रही। ना मीडिया का फोकस, ना लोगों की नजर। लेकिन जंगल के अंदर हर दिन एक नई कहानी लिखी जा रही थी। 2000 के बाद ये आंदोलन अपने पीक पर पहुंच गया। लगभग 180 डिस्ट्रिक्ट्स इस रेड कॉरिडोर का हिस्सा बन चुके थे। इंडिया के लिए यह सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया। गवर्नमेंट ने भी जवाब दिया। पुलिस, सीआरपीएफ और स्पेशल फोर्सेस जंगल में उतर गए। एक तरफ माओइस्ट्स, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और बीच में आम आदमी। इस जंग में हजारों लोग मरे, घर उजड़ गए, कई लोगों को अपना गांव छोड़ना पड़ा और वो शरणार्थी बन गए। समय के साथ गवर्नमेंट ने सिर्फ बंदूक नहीं, डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। रोड्स बने, स्कूल्स खुले, जॉब्स के मौके दिए गए और धीरे धीरे माओइस्ट मूवमेंट कमजोर होने लगा। 2010 के बाद इस नीचे गिरने लगा। जो एरिया पहले 180 डिस्ट्रिक्ट्स था, वो सिमटकर कुछ ही जगह रह गया। विकिपीडिया हजारों माओइस्ट्स ने सरेंडर किया, कई लीडर्स मारे गए और जंगल में चलने वाली वो तेज आवाज अब धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ बंदूक से एक सोच को खत्म किया जा सकता है? आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां डर जिंदा है, जहां जंगल चुप है, लेकिन कहानियां बोलती हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो बीच में फंस गए, ना पूरी तरह माओइस्ट, ना पूरी तरह सिस्टम का हिस्सा। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये सिर्फ एक इंसर्जेंसी नहीं थी, ये एक आवाज थी जो सुनने में देर हो गई। और जब आवाज देर से सुनी जाती है तो वो अक्सर बंदूक बन जाती है।